बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें। सर्दियों में कराची के घरेलू सारिफीन को गैस मुहैया करना मुश्किल होगा। सुई सदरन ने हाथ खड़े कर लिए हैं। कोयटा में गैस सप्लाई अहम हदफ करार दिया गया है, जबकि सिंध में पहली मरतबा पूरे मौसम सरमा CNG बंद रखने का फैसला किया गया है। 15 अक्टूबर से तमाम CNG पंप्स को गैस की फराहमी बंद करने का मंसूबा तैयार किया गया है। सुई सदरन हुकाम के मुताबिक सिर्फ LNG पर चलने वाले पंप्स ही खुलेंगे। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद कराची के इलाके डिफेंस में वाक़े क्रीक विस्टा अपार्टमेंट्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। अस्करी 3 में भी स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया गया है, जबकि गैर ज़रूरी नकलो हरकत और मास्क के बगैर बाहर निकलने पर पाबंदी आयद कर दी गई। इससे पहले मंगू पीर की UC 8 में 15 दिन के माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज किया गया है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 4 शादी हॉल्स, 61 रेस्टोरेंट्स और 10 बेकरियाँ सील कर दी गईं। कराची के इलाके FC एरिया में भी स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद वहां पर पाबंदी पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। तफसीलात बताएंगे कमर अली मस्तोई। जी, कराची में जो है वो कोरोना वायरस में इजाफे के सबब ज़िला वस्ती के जो है वो 48 मुकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, जिसमें एक FC एरिया का भी इलाका मौजूद है जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं। इसके अलावा ज़िला जनूबी और जो है वो मंगू पीर की UC में भी स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। FC एरिया के साथ साथ इससे मुतसिल C1 एरिया TNT कॉलोनी वगैरह में भी स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इस इलाके में जो खाने पीने की अशिया और मेडिकल स्टोर्स वगैरह हैं वो मखसूस जो है वो टाइमिंग में खुली रहेंगी, और साथ साथ यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे आने की इजाज़त नहीं होगी। ऑनलाइन यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज हैं वो भी यहाँ पर मुअत्तल होंगी। अभी तक जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में हमें कहीं पर भी जो है वो यहाँ पर अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा। SOP की कोई भी जो है वो पाबंदी नहीं कर रहा। जी, पंजाब में 24 घंटे के दौरान डेंगू वायरस के 5 मरीज सामने आ गए। डेंगू के 4 और कोरोना के 57 मरीज लाहौर से रिपोर्ट हुए हैं। आपको बताएं कि तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के मुताबिक डेंगू के 4 मरीज लाहौर से, 1 फैसलाबाद से रिपोर्ट हुआ है। जनवरी से अब तक डेंगू के 72 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। 701 मुश्तबा मरीजों का टेस्ट किया जा रहा है। आगे बढ़े, खबर दें कराची के इलाके क्लिफ्टन में लड़की से मुबैना ज्यादती का मामला। मुलजिम अब्दुल्ला तफ्तीशी अफसर के सामने पेश हो गया। बयान तफ्तीशी अफसर को कलमबंद करा दिया। मुलजिम अब्दुल्ला ने मौक़िफ़ अपनाया कि लड़की को अगवा करने का इल्ज़ाम गलत है। लड़की से 1 महीने पहले दोस्ती हुई थी। दूसरा, मुलजिम अब्दुल कादिर वालदा के इंतकाल के बायस पेश ना हो सका। दोनों मुलजिमान 13 अक्टूबर तक हिफाजती ज़मानत पर हैं। मुलजिमान ने 28 अक्टूबर को बलूचिस्तान हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत हासिल की थी। जड़ावाला रोड पर थाना मांगटावाला के करीब 6 अफराद ने लड़की को मुबैना तौर पर इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बना दिया। पुलिस ने 5 दिन बाद मुकदमा दर्ज करके जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे अहमद फराज। लाहौर में मोटरवे पर खातून से इज्तमाई ज्यादती के वाक़े के 22 दिन बाद एक और अंधोनाक वाक़या सामने आ गया। लाहौर जड़ावाला रोड पर भी 6 अफराद की लड़की से मुबैना तौर पर इज्तमाई ज्यादती। एक जानिब मोटरवे इज्तमाई ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद मल्ली पुलिस के लिए छलावा बना हुआ है, लेकिन जड़ावाला रोड इज्तमाई ज्यादती के मुलजमान अकमल और इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक जड़ावाला रोड पर मुबैना इज्तमाई ज्यादती का वाक़या पेश आया 24 सितंबर की रात। शेखपुरा की रिहायशी खातून ने पुलिस को बताया कि वो अपनी हमशीरा के हमरा लाहौर से जड़ावाला जा रही थी। रात 8:30 बजे के करीब थाना मांगटावाला की हदूद में उनकी बस खराब हो गई। इसी दौरान सफ़ेद रंग की एक कार में सवार अकमल और इमरान नामी अफराद ने उन्हें मोड़ खंडा तक लिफ्ट देने की पेशकश की। इसकी बहन इस कार में सवार हो गई। मुलजिम उसकी हमशीरा को एक डेरे पर ले गए जहां 4 नामालूम अफराद भी मौजूद थे। मुलजिमों ने इसकी हमशीरा को नशावर मशरूब पिलाकर मुबैना तौर पर इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया और उसे खेत में फेंक कर फरार हो गए। मांगटावाला पुलिस ने वकूए के 5 दिन बाद 2 नामजद और 4 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म देते हुए हिदायत की कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएँ।
अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि वो मुंतखब वज़ीर आज़म है, किसकी जुर्रत है कि उनसे इस्तीफ़ा मांगे। DGISI उनसे इस्तीफ़ा मांगते तो वो DG से इस्तीफ़ा मांग लेते। आर्मी चीफ उनसे पूछे बगैर कारगिल पर हमला करते तो वो उन्हें फारिग कर देते। एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म का कहना था कि वो इक़्तिदार छोड़ने को तरजीह देंगे, NRO नहीं देंगे। नवाज शरीफ मुल्क से बाहर बैठकर फ़ौज के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाक फ़ौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते। PDM की मरकज़ी क़यादत का वीडियो लिंक पर इजलास आज होगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मरकज़ी अहदेदारान का फैसला किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक APC में शामिल 12 अपोजिशन जमातों की मरकज़ी क़यादत का वीडियो लिंक पर इजलास आज होगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मरकज़ी अहदेदारान का फैसला किया जाएगा, जबकि PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में रैलियों, अक्टूबर से दिसंबर तक जलसों और एहतजाज का रोड मैप बनाया जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया तो नवाज शरीफ लंदन से क़यादत करेंगे। नून लीग को झुकाना काम ख्याली होगी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं नवाज शरीफ और अल्ताफ़ हुसैन के खिताब में अब कोई फ़र्क नहीं रहा, फ़र्क सिर्फ एक नारे का रह गया है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर किसी ने उनको गिरफ्तार करना है तो कर ले, वो जमानत कबल गिरफ्तारी नहीं कराएंगी। आपको पता है कि मेरे पे दहशतगर्दी का मुकदमा एक बनाया हुआ है, FIR कटी हुई है, जिसपे पत्थर भी मैंने ही खाए थे, शीशे भी मेरे ही टूटे थे, अटैक भी मेरी गाड़ी पे हुआ था जिसको कहा गया कि लेजर गन से अटैक हुआ था। तो दहशतगर्दी का मुकदमा मैंने तो उसमें भी बेल बिफोर अरेस्ट नहीं कराई। आपने मुझे गिरफ्तार करना है, सबके सामने करे, मैं बेल बिफोर अरेस्ट नहीं कराऊंगा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि मरियम सफदर को बताना होगा ऐलान जंग किसके खिलाफ है। जरदारी ने सिंध जबकि शरीफों ने हमेशा पंजाब कार्ड खेला। जाती मफादात के लिए सूबायत जैसे घिनौने खेल की आड़ ली जा रही है। एक बयान में शहबाज गिल ने कहा कि करप्शन करके NRO के बाद नजरियाती होने का स्क्रिप्ट पुराना है। हुकूमत को धमकाने की मफरूर, इश्तिहारी और जमानती की औकात नहीं। बीमारी के नाम पर झूठ बोलकर लंदन भागने वाले बहादुरी पर तकरीरें कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि मुल्क के खिलाफ वो तकरीरें कर रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क से अरबों रुपए के असासे बनाए। ये बड़ा आसान होता है कि आप चलती गाड़ी में से किसी को गाली दे के भाग जाएं, क्योंकि ये जो तकारीर हो रही हैं ये बुनियादी तौर पे इस मुल्क से बदला लिया जा रहा है। सिर्फ 2 सवालों के जवाब इस कौम को दे दें, अदालत को दे दें कि आप ये पैसे असासे आपने कैसे बनाए और आप पैसे कैसे लेके गए। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ फौज के हल्फ की बात करते हैं, अपना हल्फ भी याद करें। नवाज शरीफ को बाहर भेजने वालों को गलती का अंदाजा हो गया होगा। नवाज शरीफ साहब को तो पाकिस्तान में कोई स्टेक नहीं है, उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो गई है, वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं और वो बुनियादी तौर के ऊपर तो अपने केसेस के लिए प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। अगर वो केसेस में आज उनको रिलैक्सेशन मिल जाए तो तहरीक भी खत्म हो जाएगी, बयान भी खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन वो जब तक खत्म नहीं होगा वो लगे रहेंगे। हुकूमती बयानात ऐसे वक्त सामने आए हैं जब नून लीग ने मुल्क भर में अवामी राबता मुहिम का शेड्यूल जारी कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा हुकूमत मसनूई ऑक्सीजन पर ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकती, इसका टाइटैनिक डूबने वाला है। वज़ीर आज़म के बयानात नाकामी का एतराफ़ है। लाहौर से जारी बयान में सिराजुल हक ने कहा वज़ीर आज़म के बयानात से लगता है कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। हुकूमत ने कश्मीर का सौदा कर लिया है मगर अवाम से हक़ाइक़ छुपाए जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत ने स्टेटस को तोड़ने की बजाय मज़ीद मजबूत किया है। अब जायज़ काम के लिए भी रिश्वत देना पड़ती है। नैब दोनों आंखें खोले वरना एक भी बंद हो जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी क़यादत और तर्जुमानों का इजलास आज तलब कर लिया। तर्जुमानों का इजलास शाम 4 बजे वज़ीर आज़म ऑफिस में होगा। पार्टी क़यादत और तर्जुमानों के इजलास में सियासी हिकमत अमली तय की जाएगी। मरियम नवाज के जलसों के ऐलान के हवाले से भी लाहे अमल तैयार किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास में हुकूमती मौक़िफ़ पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में मुल्की सियासी मामलात का जायज़ा लिया जाएगा। अपोजिशन की तनकीद के बाद इदारों का दिफा करने के लिए
अहम टास्क सौंपा जाएगा। कोयटा में सब्जियों की कीमत में होशरुबा इजाफा हो गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सलमान अशरफ। कोयटा स्टील में महंगाई की सूरत हाल ने आवाम को परेशान कर रखा है। हर अशिया खुर्दोनोश की तरह सब्जियों की कीमतों में भी तकरीबन 20 से 30% इजाफा देखा जा रहा है। हफ्ता रफ्ता के दौरान सूरत हाल ये रही कि 50 से 80 रुपये के दरमियान आलू फरोख्त होता रहा। इसी सूरत हाल में तकरीबन 50 से 70 रुपये फ़ी किलो प्याज फरोख्त किया जाता रहा। इसके अलावा कद्दू, टमाटर, अदरक, लहसुन उसकी कीमतों में भी तकरीबन 20 से 30 रुपये इजाफा देखा गया है फ़ी किलो, जिससे सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। ज़िला इंतज़ामिया की जब इस जानिब तवज्जो दिलाई गई तो उनका कहना था कि वो बाज़ाब्ता तौर पर एक प्लान तैयार कर रहे हैं और जो ग्राम फरोश हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ताहम इस तमाम सूरत हाल से अवाम परेशान है और उनका कहना है कि हुकूमत जल्द अज जल्द कोई इक़दाम करे ताकि इस महंगाई के तूफान को रोका जा सके। जी, मुल्क भर की तरह जेहलम में भी अद्वियात की कीमतों में इजाफे के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ डॉक्टर सुहेल इम्तियाज़। जी बिल्कुल इसी तरह है। आटा, चीनी, दाल के बाद अब अदवाइयात की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो चुका है। जो जान बचाने वाली अदवाइयात हैं उनकी कीमतें आसमानों से बातें करने लगी हैं। हम अभी यहाँ पर मेडिकल स्टोर पर जो दवाइयाँ खरीदने के लिए हैं, लेकिन यहाँ पर रेट सुन रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दे और अद्वियात की कीमतों को वापस अपनी जगह पर बहाल करें। अवाम का यही कहना है कि जो जान बचाने वाली अदवाइयात हैं उनकी कीमतें आसमानों से बातें करने लगी हैं। जो अदवाइयात 100 रुपये में बिकती थी अब वो उनकी कीमतें 250 तक पहुंच गई हैं और हुकूमत को इस पे फिलफौर एक्शन लेना चाहिए। इनकी कीमतें वापस दोबारा बहाल करनी चाहिए। मुल्तान में शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए खिदमत मरकज़ को फ़ाल किया जा रहा है। इस सहूलत के तहत शहरियों को एक ही छत के नीचे 78 मुख्तलिफ सर्विसेज फराहम की जाएंगी। रिपोर्ट करेंगी मुल्तान से मैमूना सईद। जो मुल्तान में खिदमत मरकज़ को जो है अब फंक्शनल किया जा रहा है। गुज़िश्ता गवर्नमेंट का जो है ये प्रोजेक्ट था। पंजाब के 8 जो मेन अजला हैं वहाँ पर इनका बाकायदा जो है वो ये खिदमत मरकज़ जो है वर्किंग में है, लेकिन मुल्तान का मनसूबा ताख़ीर का शिकार था। 151 मिलियन से तैयार करदा ये जो मंसूबा है और इस वक्त जो है इसको कमिश्नर जो मुल्तान हैं उन्होंने ये कहा है कि इसे फौरी तौर पर फंक्शनल किया जाए, जिसके बाद अब इसे फंक्शनल करने की जो है तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जो अहम सर्विसेज हैं उनमें डोमिसाइल, ड्राइविंग लाइसेंस, एक्साइज डिपार्टमेंट की तमाम सर्विसेज, नादरा और इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस के अलावा यहाँ पर बैंक ऑफ पंजाब की भी एक ब्रांच कायम की गई है। स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो 32 तकरीबन उसकी सर्विस ऐसी हैं जिनमें फ़र्द मलकियत का मिलना, नक्शे की अप्रूवल होना, वो चाहे कमर्शियल हो या नॉन कमर्शियल हो, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर डॉक्यूमेंट की जाएंगी और यहीं पर ही जो है वो सबमिशन के बाद उनकी मंजूरी होगी। जी, खेल के मैदान से खबर दे। रैंकिंग स्नूकर चैंपियनशिप के नंबर 3 सीड असजद इकबाल इवेंट से आउट हो गए। दिफाई चैंपियन मोहम्मद आसिफ, शाहिद आफ्ताब और मोहम्मद बिलाल प्री क्वार्टर फाइनल में पहुँच गए। कराची में जारी चैंपियनशिप के तीसरे दिन सीडेड प्लेयर्स को दुश्वारी का सामना करना पड़ा। असद इकबाल और अली हैदर की नाकामियों का सिलसिला जारी रहा। दोनों प्लेयर्स टूर्नामेंट से आउट हो गए। सीड नंबर 5 बाबर मसीह और सीड नंबर 7 नसीम अख्तर को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। असद इकबाल को आसिफ टोबा के हाथों 4-2 की शिकस्त हुई। ये उनकी मुसलसल दूसरी शिकस्त है, जिसके बाद वो नॉकआउट मरहले की दौड़ से बाहर हो गए। अली हैदर को आकाश शफीक ने 4-1 से जेर करके टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। बाबर मसीह अब्दुल सत्तार के खिलाफ बेस्ट ऑफ 7 मुकाबले में 2 फ्रेम ही जीत पाए, जबकि राना इरफान के खिलाफ नसीम अख्तर भी 4-2 से नाकाम हुए। एक और मैच में टॉप सीड मोहम्मद आसिफ ने बहादुर खान को शिकस्त दी। शाहिद आफ्ताब, हारिस ताहिर और एहसन जावेद भी अपने मैचेस जीतने में कामयाब रहे। क्रिकेट के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने के लिए वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान MOU पर दस्तखत कर दिए गए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है स्पोर्ट्स में टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का मंसूबा हमेशा से था, अलबत्ता लाहौर कलंदर्स ने पहल की है। तफसील बताएंगे इस्लामाबाद से अरफा फिरोज ज़की अपनी रिपोर्ट में। बल्लेबाज ने स्ट्रोक कैसा खेला, कुव्वत कितनी थी, गेंद की रफ्तार क्या थी, ये सब जाना जा सकता है जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से। और इसी जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए MOU पर दस्तखत किए हैं PSL की सबसे मुतहर्रिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स ने वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ।
पाकिस्तान आपको पता है कि सॉफ्टवेयर का दुनिया का तीसरा और चौथा बड़ा एक्सपोर्टर है। सो उन बच्चों के साथ मिलके जिन्होंने ये सारा पहले इतना ज़बरदस्त जो इक्विपमेंट्स बनाए हैं, टेक्नोलॉजी बनाई है, लाहौर कलंदर हैज़ बिन ग्रेशियस इनफ, इन्होंने उसको जो है वो एक मेंटरशिप देने का फ़ैसला किया है। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि क्रिकेट में जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने से नौजवान खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतें निखारने में मदद मिलेगी। कोई भी मुआशरा जो है वो स्पोर्ट्स के बगैर तो तरक्की करता नहीं है, और कोई भी मुल्क साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं चलता। तो मेरा ख्याल है कि फवाद साहब का बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, और जब हमें इस बारे में पता लगा, उनसे हमारी बात हुई, तो फिर एक बाकायदा हमने उसको एक सिस्टम की शक्ल दी। हम अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में हम 20 पिचेस बनाते हैं, और उसमें हर 10 तरह की पिचेस जो हैं वो होंगी। कोई सिंध की मिट्टी होगी, कोई बलूचिस्तान की होगी, कोई कश्मीर की होगी, कोई इधर फाटा से आएगी, ताकि डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट पिचेस बिहेव करेंगी। लाहौर कलंदर्स और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तय पाने वाले MOU के तहत क्रिकेट में स्मार्ट बॉल, स्मार्ट बैट, स्मार्ट जूते और एडवांस डेटा एनालिसिस समेत कई दीगर शोबों में जदीद टेक्नोलॉजी को मुतारिफ कराया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद खाकान के साथ अरफा फिरोज ज़की, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। ओलंपियन शूटर खुर्रम इनाम की 3 साल बाद शूटिंग रेंज पर एंट्री हुई है। नेशनल चैंपियनशिप के स्केट ओलंपिक इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने में कामयाब हुए। जहला में जारी चैंपियनशिप में ओलंपियन शूटर खुर्रम इनाम की 3 साल बाद शूटिंग रेंज पर एंट्री। स्कीट ओलंपिक इवेंट में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। मीर उस्मान चंद ने अपने ही रिकॉर्ड को बेहतर कर लिया, वो पहले नंबर पर रहे। नेवी के आसिफ की दूसरी पोजीशन। टीम इवेंट में पहले नंबर पर नेवी, दूसरे पर आर्मी और तीसरे पर सिंध की टीम है। चैंपियनशिप के सेंटर फायर पिस्टल इवेंट में नेवी पहले, आर्मी दूसरे और पाकिस्तान एयरफोर्स की टीम तीसरे नंबर पर है। मुल्क में रिवायती खेलों के फ़रोग के लिए ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स पाकिस्तान एसोसिएशन कायम कर दी गई है। एसोसिएशन के पहले जनरल बॉडी इजलास में रिवायती खेलों के फ़रोग के तरीक़ाकार पर गौर किया गया। लाहौर के मुकामी होटल में होने वाले इजलास में 18 रिवायती खेलों के नुमाइंदों ने शिरकत की, जिन्होंने मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत भी किए। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के चेयरमैन जमील कयानी ने बताया कि 2021 में तुर्की में होने वाले ट्रेडिशनल गेम्स में पाकिस्तानी दस्ता शिरकत करेगा, जबकि 2022 में लाहौर में रिवायती खेलों के नेशनल गेम्स होंगे। उन्होंने आइंदा साल पाक भारत कबड्डी मैच, देसी कुश्ती और निजाबाजी के मुकाबले करवाने का भी ऐलान किया। इस मौके पर अर्तगल की कास्ट को भी दावत दी जाएगी। कराची के इलाके नाजिमाबाद पुल पर गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। डिफेंस मोड़ सिग्नल और बल्दिया हब रिवर रोड के करीब हादसा हुए। कमसिन समेत 2 अफराद हलाक हो गए। न्यू कराची यूपी मोड़ के करीब झगड़ा हुआ, छुरियों के वार से 4 अफराद जख्मी हो गए। शेखुपुरा में 2 मोटरसाइकिल्स में टक्कर हुई, 2 अफराद जाँ बहक हो गए, 2 जख्मी हुए। लाहौर के इलाके सुंदर में ट्रैफिक हादसे में 1 शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि 1 जख्मी हुआ। सड़कों पर हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिलगित बल्तिस्तान में 15 नवंबर को होने वाले इंतखाबात के लिए पहले मरहले में कागजात नामजदगी का अमल मुकम्मल होते ही इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। अस्तौर से इंतखाबी मुहिम के बारे में बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के 15 नवंबर को होने वाले इंतखाबात के हवाले से पहला मरला जो कागजात नामजदगी का है वो मुकम्मल हो चुका है। तकरीबन अस्तौर के 2 हल्के हैं, हल्का नंबर 1 और हल्का नंबर 2। यहाँ से 100 के करीब जो है उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल करवा रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे तकरीबन 60,000 के करीब जो है वो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। यहाँ पे इंतखाबी मुहिम के हवाले से काफी जोश व खरोश पाया जाता है। यहाँ पे मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियां हैं, जिनमें PTI है, मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल पार्टी है, उनकी तरफ से भी यहाँ पे रैलियां निकाली जा रही हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। अफगानिस्तान के कौमी मसालती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा, अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान, पाकिस्तान, अलकायदा और दाइश जैसी तंजीमों के लिए कोई जगह नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा, एक तरफ अमन मुआहिदा करें और दूसरी तरफ ऐसी दहशतगर्द तंजीमें मुख्तलिफ नामों से सरगर्म अमल हों। ये ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे खत्ते के लिए तबाहकुन होगा। प्रोग्राम जिरगा हफ्ते की रात 10:05 पर नशर किया जाएगा। I would say that based on one principle, that first,
Afghanistan, peaceful Afghanistan, shouldn't be room for any terrorist group under any name. You call it TTP, Al-Ahrar, whatever. ISIS, IMU, Al-Qaeda. This will be a disastrous situation that we have a peace deal, but at the same time, these terrorist groups under different names, they continue to create insecurity for us or for the region. As a matter of principle, I cannot see that I can agree for a single second with the presence of any terrorist group under any name. It's not in our interest. I'm not going towards the allegation, not allegations. I will say that there have been certain challenges in our relations throughout. What is the way forward? To get stuck in the past, or to get together and work out something which is in everybody's interest.